थैंक यू सर। मेरा परिचय जयराम सिंधो मेरा नाम है और मैं पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ और पिछले 25 साल को जॉब को रन कर रहा हूँ। और पिछले ये छठा साल रन चल रहा है। इस शानदार इंडस्ट्री को हम अपने पूरे परिवार के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर मेरे जीवन के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरा जन्म उज्जैन से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ। एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में एक खपरेल के मकान के अंदर मेरा जन्म हुआ और हम 5 भाई बहन हुआ करते हैं और मम्मी पापा से 7 लोगों का परिवार हुआ करता था। मेरे फादर खेती करते थे और खेती के साथ साथ में हमें पढ़ाया लिखाया। जमीन भी इतनी थी, बहुत कम जमीन थी, तो माली स्थिति इतनी कमजोर थी कि मेरी और हमारे सभी भाई बहन की एजुकेशन शासकीय स्कूलों में हुई। और मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो शासकीय स्कूलों के साथ साथ में हॉस्टल के साथ में हुई। और वहाँ से मुझे मेरी जिंदगी बहुत कुछ सीखने को और निर्णय करने का सीखने को मिला मुझे वहाँ से। और हॉस्टल में पढ़ाई करते करते ही मैं 2001 में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरी टीचरशिप में जॉब लग गई। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बेरोजगार भटका नहीं। मैं 20 साल की उम्र से ही जॉब को रन कर रहा हूँ। परंतु जब मेरी जॉब लगी तो मैं उस जॉब को रन करना नहीं चाहता था। मैं कुछ बड़ी जॉब के लिए IAS IPS अधिकारी की तैयारी के लिए लगा हुआ था और मैं कोचिंग चालू करके मैं तैयारी में लगा हुआ था। पर घर की माली स्थिति कमजोर होने के कारण घर परिवार वाले, मम्मी पापा ने, बड़े भैया टीचर थे, उन्होंने समझाया कि नहीं, पहली नौकरी है, इसके साथ साथ में आपकी पढ़ाई को जारी रखना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया और मैंने उस समय सैलरी कम हुआ करती थी, तो घर वालों ने बताया कि अपने गांव में स्कूल और यहाँ पर ही पोस्ट खाली है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने गांव में ही अपने स्कूल का चयन कर लीजिए। तो मैंने अपने गांव में अपने स्कूल का चयन किया और मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी स्कूल की। तो सुबह 7 से 2 बजे तक स्कूल में रहा करता था। 2 बजे के बाद में मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास, गांव के पास में से 7-8 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक शाजापुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है, वहाँ पर मैं अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए चला जाया करता था। मुझे बचपन से ये बताया गया था कि अगर आप पढ़ लिख लिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, आप जो चीज़ चाहोगे वो आप मिल सकती है आपको। तो मैं पढ़ाई में बहुत ठीक ठाक था, एकदम से बताएं कि इस प्रकार का तो नहीं, पर हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जिस भी क्लास में अपन रहते थे तो वहाँ पर ठीक ठाक कर लिया करते थे। तो पढ़ाई करते करते ही जॉब के बाद में पढ़ाई के लिए जाता था और पढ़ाई में जब वहाँ जाया करता था तो मैंने बहुत सारी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने सब डबल कर रखे, क्योंकि ये बताया गया था कि पढ़ लिख गए तो मैं डबल MSc हूँ, डबल MA हूँ, मैं DED हूँ, BEd हूँ, विशेष BEd हूँ, हिंदी मुद्र लेखन हूँ। कंप्यूटर की बात करें तो DCA, ADCA, PGDCA ये सब कर रखा था, क्योंकि बताया गया था कि अगर पढ़ लिख गए तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। पर इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद में पता चला कि जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सब सफल है। उसके बाद में समझ में आया कि सफलता अलग है और पढ़ाई लिखाई अलग है। आप कहीं पर भी जा करके देखिए, जितने भी फिल्म जगत में जाएंगे तो जितने भी लोग सफल है ना, वो सब 12वीं फेल है लगभग। आप अगर बिजनेसमैन को देखेंगे तो वो भी सब अधिकांश तो 12वीं फेल। अधिकांश साइंटिस्ट को देखेंगे तो 12वीं के बाद में कोई कॉलेज गए ही नहीं अधिकांश लोग। और हमें ये बताया जाता है शासन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा कि अच्छे पढ़ लिख लिए तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो पढ़ाई तो सब कर ली थी, मगर मैं पढ़ाई के साथ साथ में जब शाजापुर कंप्यूटर एजुकेशन सीखने के लिए जाया करता था तो वहाँ पर मेरा कुछ एक फ्रेंड सर्कल बन गया था, जो कई सारे, उसमें से 1-2 लोग ऐसे थे कि जो 12th फेल थे, अच्छी स्कोडा गाड़ी से चलते थे, बुलेट जैसी बाइक चलाते थे। तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ देखने को मिलती थी कि यार बहुत छोटी सी उम्र में ये बिजनेस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा, मैं अपने स्कूल में जाया करता था तो वहाँ पर जितने भी टीचर लोग हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से जॉब को कर रहा है, वो बाइक से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं। तो मुझे एक डिफरेंस समझ में आया कि अगर माली स्थिति, आर्थिक स्थिति शुरू से कमजोर थी तो मुझे चाहिए था कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, और मैं हमेशा अतिरिक्त इनकम के लिए कहीं ना कहीं लगा ही रहता था। तो मैंने वहाँ से जैसे कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया तो मैंने मेरे तहसील स्तर पर एक कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम को मैंने रन करने लगा, वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने लगा, मैं कंप्यूटर सिखाने लगा।
उसके साथ साथ मैंने पत्रिका प्रिंटिंग का काम किया था, तो वो काम चालू किया। उसी के साथ में मैंने ऑटो पार्ट्स की दुकान को रन किया, और उसी के साथ साथ में महिला बाल विकास विभाग में जो दलिया या पोषण आहार परिवहन का जो काम होता है, वो तहसील स्तर पर टेंडर लेकर के मैं 2 लोडिंग वाहन खरीद करके उन्हें परिवहन का काम किया करता था। मतलब लगभग बात करें तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा का हमारा इन्वेस्टमेंट था, पर इतनी सारी मगजमारी करने के बाद में भी 1 लाख रुपए भी मुश्किल से हाथ लगते थे। सर बीच में ट्रांसलेशन करें। సో సార్ వాళ్ళు మనకి రైట్, సో సార్ వచ్చేసి 26 సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారంట. చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిండ్రు అనమాట. చిన్న అంటే చాలా పేద కుటుంబము, 5 ఉండేనంట, తక్కువ ల్యాండ్ ఉన్నదంట. కానీ సార్ హాస్టల్లో చదువుకున్నంట. హాస్టల్లో చదువుకున్న కారణంగా ఆయన ఎప్పుడు పని లేకుండా, అంటే జాబ్ లేకుండా ఉండలేదు. 20 సంవత్సరాల ఏజ్లోనే జాబ్ వచ్చింది. కానీ సార్ డ్రీమ్ వచ్చేసి ఐఏఎస్ కావాలని ఉండే, కానీ ఇంట్లో పరిస్థితుల వల్ల సారు ఐఏఎస్ చదువుకోలేకపోయినరు, అంటే ఐఏఎస్ చదవలేకపోయినరు, జాబ్ చేయాల్సి వచ్చింది, గవర్నమెంట్ జాబే. సో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేదంట చదువుకుంటే జీవితం మంచిగా ఉంటుందని. సో దాని తర్వాత స్టూడియో స్టార్ట్ చేసిండ్రు. సరే, దాని తర్వాత ఏం చేసినంటే స్టూడియో కాదు, మనకు చదువులో మంచిగా ఉన్నారంట. మంచిగా ఉన్న తర్వాత ఆయన కంప్యూటర్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసినట్ట. కంప్యూటర్స్ నేర్చుకున్నాడు. దాని తర్వాత కంప్యూటర్ ట్యూటర్ పెట్టిండు. సో అట్లా బిజినెస్ అనేది కూడా బిజినెస్ లైన్లో వెళ్ళిండ్రంట. సో మరి ఇట్లా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇంతకు ముందుకు ఏమనుకుంటున్నంటే చదువుకుంటే బాగా సక్సెస్ అవుతుండే అని అనుకుంటున్నానంట. కానీ సక్సెస్ వేరు, స్టడీస్ వేరే అనేది అర్థమైందంట కొన్ని రోజుల తర్వాత. ఎందుకనంటే వాళ్ళ ఊర్లో 12th ఫెయిల్, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినా కూడా స్కోడా కార్లో తిరిగి బుల్లెట్ బైక్ నడిపిస్తుండంట. కానీ వీళ్ళతో పనిచేసిన టీచర్లు బైక్ల మీద, బస్సుల మీద వచ్చేదంట. అంటే బిజినెస్ చేస్తే మాత్రమే పెద్ద సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు అని అర్థమైందంట అప్పుడు. సో తర్వాత ఎన్నో బిజినెస్లు పెట్టిరు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టిరు. దాని తర్వాత బిజినెస్, ఆటోమొబైల్ బిజినెస్, ఇట్లా చాలా బిజినెస్లు చేసిండ్రు అనమాట. అన్ని బిజినెస్లు చేసినాక కూడా 1 లక్ష రూపాయలు నెలకి సంపాదించలేకపోయినరంట. और इसी के दौरान मेरी शादी हो चुकी थी 2003 में, और 2004 में मेरे घर पे मेरे बच्चे का जन्म हुआ। और मेरी मिसेज की अगर बात करें तो वहाँ से मुझे बताया गया था ना कि पढ़ लिख कर गए, अगर जॉब लग गए, तो मेरी मिसेज भी वहाँ से जब शादी हुई थी तब 8वीं पढ़े लिखे थे। उसके बाद में पढ़ाई को ब्रेक कर दिया था। मैंने यहाँ पर 12th करवाया, 10th 12th, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कराया, महिला बाल विभाग में जॉब भी लगवाई उनकी। और ये सभी चीज़ें चल रही थी और समय नहीं था मेरे पास में, क्योंकि इतनी जगह समय डाल रखा था। और इसी दौरान की अगर मैं बात करें तो जब मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, तब तक वो अपने मामा के पास में, अपने नाना के घर पे ही रहा करता था, क्योंकि हम इतने बिजी थे तो ज़्यादा करके उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो बचपन से जन्म भी वही हुआ था, उज्जैन के अंदर, वो रहता भी वहीं पे था। वो जब 5 साल का हुआ तो मैंने उसकी एजुकेशन की स्वयं ने जवाबदारी ली कि नहीं, अपने बच्चे की एजुकेशन अपने स्तर से, अपने तरीके से होनी चाहिए। तो मैं उज्जैन जाकर के शिफ्ट हो गया। जब मैं उज्जैन से अपने गांव पर अपने जॉब के लिए आया करता था, तो बीच रास्ते में मेरी जिस इंडस्ट्री की मुलाकात हुई, तो मेरे एक अपलाइन है प्रकाश जी मालवी सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो उनके घर के सामने से मैं निकला करता था। तो उन्होंने कई बार भी जब मिल जाते तो रोक करके चाय पिलाया करते थे। और एक दिन उन्होंने बताया कि सर, कल मेरे मकान की ओपनिंग है और मैंने एक दुकान खोली जिसकी ओपनिंग है, तो आपको लंच या टिफिन बॉक्स लेकर के नहीं आना है, आपको भोजन यहाँ पर करना है और आपको कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। मैंने कहा ठीक है। तो हम दूसरे दिन स्कूल गया, मैं जल्दी से सुबह का मॉर्निंग सेशन का स्कूल निपटा करने के बाद में हम 12-1-2 बजे वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमने जा करके देखा कि वहाँ पर टेंट हाउस में 40-50 कुर्सियाँ लगी थी, 30-40 लोग बैठे हुए थे और वेस्टेज के कुछ प्रोडक्ट रखे हुए थे। उन्हें बताया गया है कि इनकी अपलाइन आ रही है और बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। तो हम कहे कि यार उनको हमें तो गुमराह करके बुलाया गया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। और वहाँ जा करके देखा गया तो वेस्टेज की मीटिंग है। तो हमने अपने प्लान को बहुत सारा भला बुरा कहा और उस मीटिंग में ना बैठे हम। जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली था, हम सब उठ करके 23 जून महीने का, मई महीने का समय था, हम उठ करके किसी पेड़ के नीचे जा करके, और भी मेरे साथ 5-7 लोग टीचर थे, हम खड़े रह गए। जब तक मीटिंग चली तब तक वहाँ पर नहीं गए। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो बताया गया कि हमारा एक मित्र था जो पूरे समय उसने मीटिंग को अटेंड किया, वो आया कि चलिए भोजन कर लीजिए। और मीटिंग बहुत शानदार थी और इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं
कि वहाँ पर एक डेमो दिखाया गया, फ्लेक्साइल का डेमो दिखाया गया था कि थर्माकोल को उसने गला दिया और मेरे पापा को भी बीपी की और पैरालिसिस की शिकायत है, तो कि मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। तो हम इतने नेगेटिव थे कि उसको भी मैंने नेगेटिव कर दिया कि ऐसी कई सारी कंपनियाँ आती है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर उसने थर्माकोल को गलत है तो थर्माकोल पेट्रोल या एसिड जैसी चीज़ों से गलता है, चाहे जिससे वो नष्ट नहीं होता है, तो आप गलती से दे मत देना, तो पापा को और को तकलीफ हो जाएगी। तो हम तो नेगेटिव थे ही सही, पर उस बंदे को भी नेगेटिव कर दिया। और वेस्टेज के प्रोडक्ट पहले मेरे गांव में जहाँ रहता था वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने उपयोग कर लेते जो कि मजदूरी क्या करते थे, तो मुझे समझ में आया था कि यार प्रोडक्ट का नाम ही वेस्टेज है, तो वेस्टेज प्रोडक्ट ही होगा, हमें उपयोग नहीं करना है। और अपने पास में समय भी नहीं थी इस इंडस्ट्री को रन करना है, तो हमने कुछ भी नहीं सुना और वहाँ से घर चले गए। फिर जब उज्जैन में मीटिंग हुआ करती थी तो वो प्रकाश मालवी सर उज्जैन में आया करते थे, तो जब भी आते थे मेरे को फ़ोन कॉल करते थे, तो मुझे करना नहीं था, तो मैंने उनको फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया। एक दिन वो घर पे आया तो उन्होंने कहा कि सर प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो अपन बिजनेस की आगे बात करेंगे। मुझे बिजनेस नहीं करना है, आप इतनी जिद कर रहे तो वो 2-4 प्रोडक्ट घर पे देखे। जब मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया तो प्रोडक्ट मुझे लाजवाब क्वालिटी लगी, तो मैं उनसे प्रोडक्ट लिया करता था। मैंने 8 से 9 महीने तक प्रोडक्ट यूज़र रहा मैं। उन्होंने आईडी बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट की, पर मैंने नहीं की कि सर मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, आप मुझे जो प्रोडक्ट लग रहा है अच्छे वो प्रोडक्ट दे दिया करो। और जब भी मीटिंग होती थी तो वापस वो फ़ोन कॉल करते थे, तो मैं परेशान हो गया उनके फ़ोन कॉल से, तो मैंने उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ऐसे करते करते लगभग 7 से 8-9 महीने हो गए। एक बार वो वापस घर पे आ गए कि सर क्या बात है आजकल फ़ोन नहीं उठाते हो, तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं करना और बार बार आप फ़ोन लगाते हैं तो मेरे को कहाँ परेशान होगा, इसलिए मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। कि सर मैं पहली बार आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके मकान के पीछे जस्ट मीटिंग है हमारी, आज की मीटिंग देख लो, इसके बाद में मैं अभी कभी भी आपको मीटिंग के लिए परेशान नहीं करूँगा और आप बिजनेस करें नहीं करें अपने संबंध ऐसे ही रहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि प्रॉमिस करते हो, तो हाँ ठीक। तो मैं गया मकान के पीछे थे, मैंने यहाँ बैठे थे, प्रॉमिस करे चलो आज के बाद तो छुटकारा मिल जाएगा, फ़ोन तो नहीं लगाएंगे और इनसे संबंध खराब नहीं होंगे। जब वहाँ गया तो वहाँ पर जो प्लान को मैंने ओपन माइंड होकर के देखा, और इत्तेफाक से हुआ क्या कि हम जब भी कोई मीटिंग करते तो किसी न किसी को एग्जाम्पल के रूप में चुनते थे। मैं जस्ट सामने बैठा था, तो जो शख्स प्लान बता रहे थे उन्होंने मुझे एग्जाम्पल के रूप में चुन लिया। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे से प्रश्न किए, तो उनसे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि प्रोडक्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं सब प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो यह खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, जब इतना सब कुछ मिल सकता है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, पर लास्ट में जब उन्होंने प्लान खत्म किया तो उन्होंने, मैं इस बिजनेस में आया तो जो अपनी सक्सेस प्रोफाइल है उसके माध्यम से बिजनेस में मेरी एंट्री हुई। उस समय उन्होंने जाते समय उस सक्सेस प्रोफाइल को दिखाया कि ये सर भाईल सर है। पहले से भी मेरा एटीट्यूड ये रहा कि पढ़ने की ज़्यादा ही आदत है, अभी भी आदत है। तो जब पहली बार और दूसरी बार प्रकाश सर मेरे घर पर आए थे तो उनके पास में भारू सर की 18 चैप्टर से बुक थी, वो बुक मेरे घर छोड़ गए थे वो। तो मैंने इत्तेफाक से पूरी तो नहीं पढ़ी थी, जब आधी अधूरी पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी जीवन परिचय जैसे उस किताब के बारे में मेरे ऊपर लिखा हुआ, उसके पहले मैं भारू सर को नहीं जानता था। जिसके बाद मैं गूगल पर ने यूट्यूब पर सर्च किया तो सर के बहुत सारे वीडियो सुनने को देखा, तो मुझे क्या लगा कि ऐसे शख्स भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए, शायद मुझे पूरी जानकारी नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं नेगेटिव इसलिए था कि हमारे कई रिलेटिव ने, कई दोस्त मित्रों ने ऐसी छोटी मोटी कई कंपनियों में काम कर रखा था, उनको सफलता नहीं मिली थी, तो हमारे पास में भी समय नहीं था, इसलिए मैं उसमें समय डालना नहीं चाह रहा था। जब वहाँ पर बुक के अंदर और भी बताया गया कि मैं जॉब बैकग्राउंड से था, तो के सिंह साहब का बारे में बताया गया, तो मैंने कहा कि यार यहाँ कलेक्टर जैसे लोग काम करें तो अपन तो टीचर ही, एक बार अपन को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब के बाद में त्यागी सर के बारे में और इनके बारे में बताया गया, तो मैं क्या सब प्रकार के प्रोफेशन के लोग यहाँ पर एक बार इनको समझ करके देखें। फिर वापस मन के अंदर डाउट आया कि पता नहीं ऐसी बुक जब नकली नोट प्रिंट हो सकती है, ऐसी बुक प्रिंट नहीं हो सकती। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे इन शख्स से मिलना है, के सिंह साहब से और इन डॉक्टर साहब से मिलना है, इनके मिलने के बाद में इस बिजनेस को हम करेंगे। कि सर ये यहाँ तो नहीं मिल सकते, पर दिल्ली के अंदर साल भर में बहुत बड़ा इवेंट होता है। उन्होंने FRU के बारे में जिक्र किया था, उस समय FRU को जानता नहीं था। मैंने कहा सर जब भी ये इवेंट हो मैं हर काम को छोड़ करके वहाँ चलूँगा इस इवेंट को देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही FIR का अनाउंसमेंट हुआ होगा तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, मैंने उसके टिकट के पेमेंट 5-7 हज़ार रुपये जो भी लग रहे थे उनको पे कर दिया। और उस समय FRU था शायद फरवरी में, और उस समय मैं एक तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, BRC या BSc के रूप में हमें काम करना पड़ता था। तो पूरे तहसील स्तर का जॉब का सब बहुत सारा प्रेशर रहता था, तो मैंने मना कर दिया उनको कि सर इस समय मैं
चल नहीं सकता हूँ। पर लास्ट के जब 2 या 3 दिन बचे थे और मुझे छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने कहा कि चलो चलते। जब वहाँ जाकर के मैं पहली बार में 2018 में दिल्ली FRU में गया और वहाँ जाकर के जब इस इवेंट को देखा, FRU को अटेंड किया मैंने, तो मुझे वहाँ चीज़ समझ में आई कि मैं जो चाहता हूँ वो सभी चीज़ें मुझे एक छत के नीचे यहाँ मिल सकती है। मुझे चाहिए था पैसा, तो अब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मान सम्मान, स्वास्थ्य, और वो भी सब अपने परिवार के साथ में। ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि एक ही छत के नीचे आप दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, सभी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे नहीं मिलेगी। और खोने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ पाने के लिए। तो वहाँ से देखने के बाद में मैंने एक निर्णय किया कि नहीं, हम अगले यहाँ से इस बिजनेस को रन करेंगे। और वह सब देखने के बाद मैंने एक कमिटमेंट लिया। और मुझे 1-2 चीज़ें, जैसे किसी ने किसी की चीज़ स्पार्क पैदा करेंगे, तो मुझे गुलाब भाई की एक लाइन टच कर गई थी। तो उस समय हम लाइन में लग करके खाना खा रहे थे, तो लाइन में लग करके टिकट ली थी। तो भैया की स्पीच हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लाइन में लगना पसंद है। तो मैंने, क्योंकि अगले साल अपन भी लाइन में नहीं लगेंगे, कम से कम क्राउन बन करके मंच पर आएंगे। और कई सारे लोगों की स्पीच हुई थी, तो वहाँ बताया कि मैं इस गौरव की कंपनी आया, मैं इस कालो की कंपनी से आया, और मैंने वहाँ 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, कोई सफलता नहीं मिली। तो वहाँ से मैंने पॉजिटिव ये सोचा कि यार इन्होंने 5-5, 10-10 साल काम किया, अपनी फेस वैल्यू खराब कर चुके, ये तो नेटवर्क करे बाबा के नाम से लोग डरते हैं। अपन तो फ्रेशर है, अपन बहुत बेहतर काम करेंगे। इस पॉजिटिव थॉट के साथ में वहाँ से हम घर आए, और घर आने के बाद हमने क्या निर्णय किया, सर ट्रांसलेट कर दीजिए, फिर मैं बचाया था। ఎస్ సో తర్వాత పని చేసిన తర్వాత అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత మేడం కూడా జాబ్ వచ్చిందంట. సో సార్ వాళ్ళ అప్లైన్ ప్రకాష్ మాల్వియా సార్ వాళ్ళ కోసం ఒకసారి గ్రేట్ క్లాప్స్ ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. ఒకసారి గ్రేట్ క్లాప్స్ ఇద్దాం. సో అయితే మనకి వీళ్ళ అప్లైన్ ఏం చేసిందంట అంటే, ఒక లంచ్ ఉన్నది మా ఇంటి దగ్గర, గృహప్రవేశం ఉందని పిలిచిందంట. గృహప్రవేశం ఉందని వీళ్ళ అప్లైన్ అంటే ఈ సారు వాళ్ళ అప్లైన్ వాళ్ళ ఇంటి ముందరికి వెళ్ళి పోతుంటే అప్పుడప్పుడు ఛాయ్ తాగడానికి పిలుస్తుంటారంట. పిలుస్తుంటే అట్లా పరిచయం పెరిగి ఒక రోజు ఏమైందంటే, లంచ్ ఉన్నది మా దగ్గర పిలిచినట్ట. పిలిచి మరి రేపు టిఫిన్ బాక్స్ తెచ్చుకోవద్దు, ఇక్కడనే అన్నం ఉండదు, తినిపోండి అని చెప్పిండట. సో సార్ పొద్దుగాలనే రెడీ అయ్యి మంచిగా స్కూల్కి పోయి ఫస్ట్ సెషన్ కంప్లీట్ అంటే మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం వరకు కంప్లీట్ చేసుకుని అక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ టెంట్ వేసి పెట్టినట్ట, వెస్టిజ్ ప్రొడక్ట్స్ పెట్టిండ్రు. దాని తర్వాత మనకి ఏవైతే అవి మన చైర్స్ వేసి పెట్టినట్ట, వాళ్ళ అప్లైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండట. అదో వీళ్ళేమో మనకి అంటే లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, హౌస్ వార్మింగ్ అంటే మనకి గృహప్రవేశానికి పిలిచి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిరని అనుకొని సార్ అక్కడ ఉండదంట, దూరం పోయిండట. దూరం పోయింది కాబట్టి అంట మీటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చినట్ట. మరి ఏమైందని అడిగితే మీ ఇట్లా మంచిగా ఫ్లెక్స్ ఆయిల్ గురించి చెప్పారు, అందులో థర్మకోల్ మీద అది వేస్తే మొత్తం కరిగిపోయింది. అయితే సారు ఎంత నెగిటివ్ అంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదని అంటే, వేరే వాళ్ళకు కూడా ఏం చెప్పిండంటే, అంటే ఎవరైతే విన్నారో యాసిడ్ పోస్తే కూడా థర్మకోల్ గారిపోతుంది, నీకు పెట్రోల్ పోస్తే కూడా థర్మకోల్ గారిపోతుంది, అటువంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకోకు, చాలా కంపెనీలు వస్తాయి, చాలా కంపెనీలు పోతాయి అని ఇచ్చిపెట్టమని చెప్పినట్ట. సో మళ్ళీ వాళ్ళ అప్లైన్ ఊకే బతిలాడితే 9 నెలలు రెగ్యులర్గా ప్రోడక్ట్ వాడినంట జయరామ్ సారు, రైట్. సో బిజినెస్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ లేదంట. కానీ ఒక రోజు ఫోన్ చేయంగా బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టినట్ట వాళ్ళ అప్లైన్. పెట్టే ఒకరోజు వాళ్ళ అప్లైన్ వచ్చి ఏం చేసిందంట అంటే, సార్ మీరు ఫోనే లేపుతలేరు, ఏమైందంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ప్రోడక్ట్ తెచ్చి వాడుకుంటా అని చెప్పిందంట. జస్ట్ ఒక్కసారి సార్ మీ ఇంటి వెనకాలనే ప్లాన్ ఉంది, మీరు అక్కడికి రండి, మీటింగ్ ఉంది, విన్న తర్వాత మీకు నచ్చితే వేయండి, అసలు లేకపోతే మళ్ళీ మీ బిజినెస్ గురించి చెప్పా అంటే ఆ ప్లాన్ దగ్గరికి మీటింగ్ పోయిందంట. ఫ్రంట్ లో కూర్చుంటే ఆ ప్లాన్ చెప్పేట ఆయన సార్ పేరు చెప్తుండట. సో జయరామ్ సార్ మీకు లక్ష వస్తే ఎట్లుంటుంది, కార్ వస్తే ఎట్లుంటుంది అవన్నీ చెప్తుంటే సార్ కూడా మంచిగా అనిపించింది. దాని తర్వాత సక్సెస్ ప్రొఫైల్ చూపించినట. సక్సెస్ ప్రొఫైల్ చూపించిన తర్వాత సారు బారెల్ సార్ ఫోటో చూసినట్ట. అరే ఈ సార్ని ఇంత ముందుకు నేను 18 చాప్టర్స్ బుక్ లో చూసినాను, అంటే ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు చేస్తున్నారంటే నేను కూడా చేయొచ్చా అని నమ్మకం వచ్చిందంట. సో సక్సెస్ ప్రొఫైల్ చూసిన తర్వాత దీనికోసం గ్రేట్ క్లాప్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఇంత గొప్ప వ్యక్తి ఒక బుక్స్ రాసే వ్యక్తి కూడా వేస్టేజ్ చేస్తుందంటే మరి మంచి బిజినెస్ కదా అని ఆలోచన వచ్చి, అప్పుడు మరి ఇంకొక ఆలోచన కూడా వచ్చిందంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ బుక్స్ అంటే ఉట్టిగా ప్రింట్ కూడా చేయించచ్చు కదా, మరి ప్రింట్ కూడా చేయించచ్చు కదా దొంగతనంగా వేరే ఫోటోలు పెట్టి. మరి వీళ్ళని ఎక్కడ కలవచ్చు అంటే అప్పుడే FRU వచ్చిందంట, ఢిల్లీ FRU. సో ఢిల్లీ FRU వస్తే మీరు కలవచ్చు సార్ అని చెప్తే ఢిల్లీ FRUకి పోయిందంట, పోయి కలిసినంట.
సో అక్కడ వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది, కేకే సింగ్ సార్ని, దాని తర్వాత డాక్టర్ సార్ వాళ్ళని, ప్రొఫెషనల్స్ని చూసిన తర్వాత అర్థమైంది, అరే ఇంతమంది చేస్తున్నారంటే నేను కూడా చేస్తున్నాను అని, నేను కూడా చేయొచ్చు కదా అని అనిపించిందట. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి అక్కడ గులాబ్ సింగ్ జడేజా సార్ ఒక మాట చెప్పిండట, నాకు లైన్లో నిలబడడం ఇష్టం లేదు, నేను లైన్లో అసలు నిలబడా, అందుకనే నేను స్పీడ్గా పనిచేసిన సక్సెస్ అయినా అని. అప్పుడు డిసిషన్ తీసుకున్నట్ట సారు ఏంటిదానంటే నేను కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ లైన్లో నిలబడొద్దని. రైట్. वहाँ से आने के बाद में मैंने निर्णय किया और निर्णय करने के बाद में कुछ चीज़ें है कि मैंने वहाँ से जितने भी मैं बिजनेस कर रहा था, क्योंकि समय तो 24 घंटे ही, मुझे पता था कि मैं समय कहाँ डालूंगा, मेरे पास मेरा समय नहीं था। तो जितने मेरे बिजनेस से, चाहे मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता था, ऑटो पार्ट्स की दुकान को रन करता था, प्रिंटिंग प्रेस का काम था और जो परिवहन का काम किया करता था, वो सब 1 महीने के अंदर मैंने क्लोज कर दिए और मैंने सिर्फ फोकस किया इस बिजनेस के ऊपर और अपनी जॉब के ऊपर। और मैं FRU के आने के बाद में कम से कम 6 से 8 महीने के अंदर मैंने क्राउन लेवल अचीव कर लिया था और 6 फिगर में मासिक इनकम को टच कर दिया था। अगले साल की बात करें तो 2019-20 के अंदर हमने UCD किया और 2 लाख रुपए महीने की इनकम को टच किया। और 2021 के अंदर लॉकडाउन के दौरान हमने DCD कंप्लीट किया और 3-3.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर हम पहुंच गए। और नॉन